हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको मापन और मूल्यांकन पढ़ा दिया था। मापन किसे कहते हैं, मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मापन की डेफिनेशन, मापन के स्तर चार पढ़ाए थे। नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर, अनुपात स्तर। उसके बाद मापन और मूल्यांकन के उपकरण पढ़ाए थे, फिर मूल्यांकन पढ़ाया था। उसी मैंने ये कहा था एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मूल्यांकन के प्रकार। दोस्तों, इससे कंपलसरी 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में। अब ये प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इनको डिटेल में पढ़ेंगे आज इस वाली वीडियो में। इससे कंपलसरी आपको सी टेट में मिलेंगे 3 क्वेश्चन, यूपी टेट और सुपर टेट में मिलेंगे 2-2, 10, 3-3 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनके प्रकार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकार बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रकार आता है निर्माणात्मक, इसका दूसरा नाम होता है रचनात्मक, एक और नाम होता है उसका सृजनात्मक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है दोस्तों संकलनात्मक, या योगात्मक मूल्यांकन। ये होता है दोस्तों सुमेटिव, इवैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, तीसरा आता है निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट आता है उपचारात्मक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट आता है सीखने का आकलन। नेक्स्ट आता है सीखने के लिए आकलन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट आता है अपसारी चिंतन। दोस्तों, एक तो ये दोनों इनमें से कंपलसरी क्वेश्चन है तीनों में, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। एक यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। और एक यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन रहता है सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। यानी इसमें से आपको दोस्तों कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर यूपी टेट सी टेट में मिलेंगे। सी टेट में ज़्यादा आते हैं, कभी 3-4 आ जाते हैं, कभी कभी ये पूछा निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये तो इन दोनों में से कंपलसरी एक होता है, इन दोनों में से कंपलसरी होता है, एक इनमें से, एक इनमें से। ये दोनों सेम ही रहते हैं, कभी कभी ये आते हैं, लेकिन इन दोनों में से भी कंपलसरी क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इन दोनों में से निदानात्मक और उपचारात्मक।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कंपलसरी क्वेश्चन पूरे आने के चांस रहते हैं। अब दोस्तों निर्माणात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक या सृजनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये कौन सा मूल्यांकन होता है दोस्तों, जब हम बीच बीच में वीकली टेस्ट ले लेता है एक टीचर, सपोज एक टीचर पढ़ाते समय बीच बीच में जो क्वेश्चन पुट अप कर लेता है, जो वीकली टेस्ट लेता है, यानी वो ये जानने का प्रयास करता है कि उसने जो पढ़ाया है वो वास्तव में स्टूडेंट की समझ में आया है या नहीं, उसको जानने के लिए वो किसका प्रयोग करता है, निर्माणात्मक या रचनात्मक या सृजनात्मक मूल्यांकन का। यानी ऐसा मूल्यांकन जिसमें छात्रों की जवाबदेही होती है, यानी ऐसा मूल्यांकन जो विद्यालय द्वारा अध्यापक द्वारा विद्यालय में किया जाता है, कौन सा कहलाता है, रचनात्मक या सृजनात्मक मूल्यांकन। अब संकलनात्मक मूल्यांकन दोस्तों क्या करता है, ऐसा मूल्यांकन जो सरकार द्वारा निर्मित हो, जिसमें छात्रों को रैंक, ग्रेड और उपलब्धि दी जाती है, और जो सत्र के अंत में, यानी ऐसा मूल्यांकन जो सरकार कराती हो, यानी सरकार पेपर लेती हो, और जिसमें छात्रों को ग्रेड दिए जाते हो, उपलब्धि दी जाती हो और रैंक दी जाती हो कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो, आप सेकंड डिवीजन से पास हो, आपकी 70% है, आपकी 80% है। ये सब कौन सा मूल्यांकन करता है दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन। अब निदानात्मक मूल्यांकन दोस्तों क्या करता है कि जब छात्र की समस्याओं का पता लगाया जाता है, ये क्वेश्चन दोनों बार आया यूपी उसमें सुपर 10 में। निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग कब किया जाता है, जब एक अध्यापक किसी छात्र की समस्याओं का पता लगाता है या समस्याओं के कारणों का पता लगाता है, वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है, निदानात्मक मूल्यांकन कहता है। एक स्टूडेंट ने उसने दोस्तों ये बना के दे दिया, एक अध्यापक पढ़ाते समय अपनी क्लास में एक छात्र को अनुशासनहीनता में पाता है, यानी एक अध्यापक क्लास ले रहा है, क्लास में पढ़ाते समय वो एक अपने क्लास के एक छात्र को अनुशासनहीनता में पा रहा है, यानी वो अनुशासनहीनता कर रहा है, ऊधम मचा रहा है या बातें कर रहा है। तो ये उसको जानने के लिए, उसको करने के लिए, उसकी समस्या का पता लगाने के लिए एक अध्यापक किस मूल्यांकन का प्रयोग करेगा, निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है कि एक अध्यापक किसी छात्र की समस्याओं का पता लगाना या समस्याओं के कारणों का पता लगाना। उपचारात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि उपचारात्मक मूल्यांकन में उसकी समस्या को दूर किया जाता है, यानी सबसे पहले निदानात्मक किया जाएगा, जब उसकी समस्या का पता लगाया, उसके कारणों का पता लगाया कि ये अनुशासनहीनता क्यों कर रहा है, फिर अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उपचारात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों ये दोनों सेम है, देखो समझो, विद्यालय आधारित मूल्यांकन वह मूल्यांकन कहलाता है जो एक अध्यापक द्वारा किसी विद्यालय में किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन ये कहलाता है व्यक्ति के चारों पक्षों को ध्यान में रखकर, यानी चार पक्ष कौन से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक को ध्यान में रखकर उसका निरंतर रूप से मूल्यांकन किया जाए कि अगर आज उसे बुखार है तो उसे ये कहा जाए कि आप अपनी दवा लो, या अगर वो पढ़ नहीं रहा तो उसे ये कहो कि आप पढ़ो, अगर वो समाज में अनुशासनहीनता कर रहा है तो उससे कहो कि समाज में ऐसे बात नहीं करते, अगर वो ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का तो उससे कहो अपने संवेग को कंट्रोल करें। यानी उसके चारों पक्षों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक का ध्यान, उसको ध्यान में रखकर निरंतर उसका मूल्यांकन कहना सतत व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। अब पहले दोस्तों सीखने का आकलन समझो, ये एक कोई कार्य है, ये क्या है दोस्तों, ये कोई कार्य है। अगर कार्य के समाप्त होने के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है वो सीखने का आकलन कहलाता है। कैसे दोस्तों, एक अध्यापक अपनी पूरी क्लास को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के बाद दोबारा वापस क्लास में आने पर उस क्षेत्र भ्रमण के बारे में चर्चा करती है, वो कौन सा आकलन कहलाता है, तो सीखने का आकलन। यानी आपने क्षेत्र भ्रमण में वहां पर क्या सीखा, उसका आकलन। आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, अगर सीखने के आकलन की बात करेगा दोस्तों तो किसी कार्य के समाप्त होने के बाद, अगर किसी कार्य के समाप्त होने के बाद उसके बारे में चर्चा हो रही है तो कौन सा है दोस्तों, सीखने का आकलन। क्लियर दोस्तों। अगर सपोज मैं आपको ध्यान रखता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं अपनी पूरी क्लास को ताजमहल भ्रमण पर ले जाता हूं। अब ताजमहल भ्रमण पर ले जाने, घुमाने के बाद वापस क्लास में आने पर उस ताजमहल के बारे में चर्चा करता हूं, तो ताजमहल पर जो ले गया था वहां पर तो पूरा काम समाप्त हो गया। अब वापस क्लास में आने पर जो मैं कार्य कर रहा हूं, जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, जो उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, वो कौन सा, सीखने का आकलन, क्योंकि कार्य समाप्त हो चुका है दोस्तों। सीखने के लिए आकलन दोस्तों, अब सीखने के लिए आकलन क्या होता है, कार्य के बीच बीच में। अब सीखने के लिए आकलन क्या होता है, सीखने के लिए आकलन,
अब सीखने के लिए अकल ये होता है दोस्तों, जब हम किसी कार्य को करते हैं और बीच में ही उसकी सफलता का पता लगा लें तो वो सीखने के लिए आकलन कहलाता है। सपोज एक एग्जांपल ये बहुत कई बार पूछा गया, एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच में चख रहा है। अगर कार्य बीच में ही पता चल रहा है, अगर समाप्त हो जाए तो सीखने का आकलन है। अगर कार्य बीच में ही हो रहा है, अगर सपोज आप चाय बनाते हैं या खाना बना रहे हैं, अब खाना बनाते समय सब आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाते समय आपने बीच में ही चख लिया कि नमक ज़्यादा तो नहीं है, नमक कम तो नहीं है, मिर्च ज़्यादा तो नहीं है, तो वो क्या सीखने के लिए आकलन, आप सीख ही तो रहे हैं। अगर आप किसी कार्य को करते समय बीच में ही उसकी चेक कर लें या बीच में उसकी सफलता का पता लगा लें, वो क्या दोस्तों सीखने के लिए आकलन, यानी कोई कार्य कर चला उसके बीच में उसकी सफलता का पता लगा सीखने। एक होता अभिसारी चिंतन। अब दोस्तों इसको समझना, अभिसारी यानी अभिसारी चिंतन वो कहलाता है जो पूर्ण रूप से बंधा होता है, यानी इस चिंतन में जिस क्वेश्चन का आंसर व्यक्ति देगा वो सिर्फ उसका एक ही होगा। अगर अभिसारी चिंतन में यह पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो एक ही है, यानी जिस प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर हो वो कौन सा है, अभिसारी। यानी जिस प्रश्न के उत्तर एक से अधिक हो, एक से अधिक उत्तरों, अभिसारी यानी कागज का क्या उपयोग, एक से बहुत सारे अधिक है, यानी जिसमें छात्रों के विचारों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वो कहलाता अपसारी चिंतन या समस्या समाधान केंद्र चिंतन। अपसारी चिंतन किसे कहते हैं, जिस प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होता है, वो पहले से बंधा होता है, जिसमें छात्रों के विचारों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है और उसमें पूर्ण रूप से उसका आंसर हम चेंज नहीं कर सकते, वो कहलाता अपसारी चिंतन। यानी जिस प्रश्न का सिर्फ एक ही आंसर होता है वो कहलाता अपसारी चिंतन, जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं वो कहलाता अपसारी चिंतन। ठीक है दोस्तों, अब शुरू से पढ़ते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम निर्माणात्मक मूल्यांकन। आप लोगों ने ये नोट कर लिए हैं, आगे चलते हैं। देखो यह मूल्यांकन औपचारिक मूल्यांकन होता है। इसमें पाठ्यक्रम के प्रति जनता की जवाबदेही होती है। इस मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में रहते हुए उसके अंशों का पता लगाया जाता है। जैसे वीकली टेस्ट, अध्यापक निर्मित टेस्ट। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है दोस्तों संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन।
ठीक है दोस्तों, देखो यह मूल्यांकन सत्र के अंत में सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है। जिसमें छात्रों को रैंक, ग्रेड और उपलब्धि प्रदान की जाती है। जैसे वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर प्रणाली। समझना दोस्तों इनको, अगर उसने इस वाले मूल्यांकन की बात करी तो ऐसा मूल्यांकन जो औपचारिक होता है, जिसमें पाठ्यक्रम के प्रति, यानी जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हर किसी का अपना पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम के प्रति जनता की जवाबदेही, यानी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान होता है कि मुझे ये काम नहीं, मुझे ऐसे करना है। अगर कोई व्यक्ति गलती करा तो उसको सुधारा जा सकते, उसमें संशोधन किया जा सकते। वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? निर्माणात्मक। यानी वीकली टेस्ट जो होते हैं, साप्ताहिक जो टेस्ट होते हैं, और जो अध्यापन निर्मित द्वारा जो टेस्ट होते हैं, वो सब किस में आते हैं दोस्तों? निर्माणात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक। इन तीनों का नाम एक ही, लेकिन इंग्लिश में इनको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है दोस्तों। यानी ऐसा मूल्यांकन जो छात्र का अध्यापक द्वारा किया जाए, और उसका अगर कोई छात्र गलती करा तो उसको सुधारा जा सके। अगर मैंने आपको 2 यूनिट पढ़ा के, जैसे एक चैप्टर में, उसमें एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से मैंने आपको 1 यूनिट पढ़ाई, और 1 यूनिट पढ़ाने के बाद मैंने ये देखा कि मैं ये तो देखूं मैंने जो यूनिट पढ़ाई आप लोगों की समझ में आई है या नहीं, तो मैंने उसका एक टेस्ट ले लिया, उसमें पता चला कि आप लोगों की समझ में नहीं आई है, तो मैंने दोबारा उसको पढ़ाया। यानी ऐसा मूल्यांकन जिनमें दोबारा संशोधन हो सकता है, वो कौन सा कहलाता है? निर्माणात्मक। अगर सपोज यहाँ ये मूल्यांकन कैसे होता है? ये सत्र के अंत में सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है। आपको एक बात ध्यान रखनी कि अगर जब भी इसकी बात होगी तो एक तो ये वाला सत्र के अंत में, एक सरकार द्वारा निर्मित, और एक रैंक, ग्रेड और उपलब्धि, ये शब्द जरूर आएंगे। जैसे एक वार्षिक परीक्षा होती है, सरकार द्वारा निर्मित होती है, सेमेस्टर होता है, सरकार द्वारा निर्मित होता है। अब इन दोनों में हमें रैंक दी जाती है, ग्रेड दी जाता है और उपलब्धि प्रदान की जाती है। अगर ये वाले शब्द आए तो इसकी बात कर रहा है, अगर इनमें से ये वाले ना आए तो फिर इसकी बात कर रहा है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ जाता है, निम्न में से कौन सी संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? तो एक ऑप्शन होगा वीकली टेस्ट, एक होगा अध्यापन निर्मित, एक होगा सत्र के अंत में, क्योंकि सत्र के अंत में कहाँ है? योगात्मक मूल्यांकन में। एक क्वेश्चन सीटेट में जुलाई 2018 में यह पूछा गया, निम्न में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यानी इसकी विशेषता पूछे, निम्न में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो 3 ऑप्शन एक थे, और एक ऑप्शन ये था कि छात्रों को उपलब्धि प्रदान करना, जबकि छात्रों को उपलब्धि किस में प्रदान की जा रही है? संकलनात्मक मूल्यांकन में। तो ये सिंपल सा फंडा है, आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ये रैंक आए, ग्रेड आए, उपलब्धि आए सत्र के अंत में और सरकार द्वारा आए, तो समझ लो बात हो रही है संकलनात्मक योगात्मक मूल्यांकन की। अगर ये नहीं आए तो बात हो रही है निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन की। नोट कर लो दोस्तों इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्त है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें दोस्तों, और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लिया करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन।
देखो, इस मूल्यांकन के द्वारा किसी छात्र या व्यक्ति की समस्याओं या समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है उपचारात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के द्वारा किसी छात्र की या व्यक्ति की समस्याओं का पता लगाकर उनको दूर किया जाता है। समझना दोस्तों, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसने निदानात्मक मूल्यांकन की बात की है दोस्तों, एक उपचारात्मक मूल्यांकन की बात की है। आपको पहले तो मैं एक ट्रिक ये बता देता हूं, अगर उसकी समस्याओं का पता लगाया जा रहा हो, कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हो, वो कुछ भी दे रहा हो, अगर उसमें किसी के कारणों का पता लगाया जा रहा हो या किसी की समस्याओं का पता लगाया जा रहा हो, तो निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे। यानी एक अध्यापक हर बार अपनी क्लास के एक छात्र को डेली कॉलेज लेट आते हुए देखता है। अगर उसने एक स्टेटमेंट ये बना के दिया कि एक अध्यापक अपनी कॉलेज के एक छात्र को डेली लेट आते हुए देखता है, तो वह उसके कारणों का पता जानने के लिए, उसको लेट आने के कारणों का पता जानने के लिए वो किस मूल्यांकन का प्रयोग करेगा? निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करेगा। यानी एक अध्यापक अपनी क्लास में एक छात्र को बार बार कम नंबर लाने के लिए देखता है। यानी एक अध्यापक अपनी क्लास के एक छात्र को बार बार वो हर टेस्ट में कम नंबर लेकर आ रहा है, यानी वो पढ़ नहीं रहा, तो उसके कारणों का पता जानने के लिए कि वो कम नंबर लेके क्यों आ रहा है, यानी वो पढ़ क्यों नहीं रहा है, कौन से मूल्यांकन में प्रयोग करेगा? निदानात्मक का। आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी स्टेटमेंट दे रखा हो, अगर उसकी समस्याओं को हम पता लगा रहे हों, उसकी समस्याओं के कारणों का पता लगा रहे हों, वो कौन सा मूल्यांकन? निदानात्मक। एक अध्यापक अपनी क्लास में एक छात्र को बहुत क्रोधी अवस्था में हर समय पाता है, तो क्रोधी अवस्था को जानने के लिए कि ये हर समय क्रोधी अवस्था में क्यों रहता है, कौन से मूल्यांकन का प्रयोग करेगा? निदान। इस मूल्यांकन के द्वारा किसी छात्र या व्यक्ति की समस्याओं या समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है। अगर उसके समस्या कारणों का पता लगाने के लिए किस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाए दोस्तों? निदानात्मक का। उपचारात्मक मूल्यांकन का, अब उसकी समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उनको दूर किया जाता है, उपचारात्मक मूल्यांकन।
सर्वप्रथम मैं पढ़ाता हूँ, अब मेरा पढ़ाना आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, तो इसका पता लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, निदानात्मक। अब मुझे पता लगा कि मैं लेक्चर मेथड से ज़्यादा पढ़ाता हूँ, यानी व्याख्यान विधि से ज़्यादा पढ़ाता हूँ, और उसके बाद मैंने उसको चेंज किया और व्याख्या विधि लेके आया, फिर उसको दूर कर दिया। कौन सा मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगा, उपचारात्मक का। यानी एक अध्यापक अपनी क्लास के छात्र की समस्याओं को दूर करने के लिए किस मूल्यांकन का प्रयोग करेगा दोस्तों, उपचारात्मक मूल्यांकन का। समस्या का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेगा दोस्तों, निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर समस्या को पता लगा रहे हो तो निदानात्मक, समस्या को दूर कर रहे हो या कारणों को दूर कर रहे हो, उपचारात्मक मूल्यांकन। नोट कर लो दोस्तों। आगे चलते हैं। इन दोनों को दोस्तों मैं एक ही में लिख दे रहा हूं, समझा दूंगा, दोनों को समझना। देखो, यह मूल्यांकन जीवन पर्यंत या विद्यालय स्तर पर किया, जिसमें छात्रों के चारों पक्षों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, जिससे उनके व्यवहार में संशोधन करके सुधार लाया जा सके। यानी विद्यालय आधारित होगा तो विद्यालय आधारित, यानी विद्यालय स्तर पर अध्यापक करेगा। अगर सतत व्यापक होगा तो जीवन पर्यंत होगा। यानी इन दोनों में व्यक्ति के चारों पक्षों को ध्यान में रखकर उसके मूल्यांकन किया जाता, और चारों पक्षों में अगर कोई कमी है तो उन कमी को सुधार करके उसमें सुधार किया जा सकता है, संशोधन करके सुधार किया जा सकता है। यानी यह मूल्यांकन जीवन पर्यंत विद्यालय आधार स्तर पर किया जाता है, जिसमें छात्रों के चारों पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, यानी दोस्तों कभी कभी ये चारों पक्ष भी पूछ ले जाते हैं। शायद जुलाई 2018 या 17 में जो भी क्वेश्चन आया, दिसंबर 2018 में आप पेपर देखोगे सीटेट उठा के, तो व्यक्ति के चारों पक्ष पूछे गए, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक।
तो उनका मूल्यांकन किया, जिससे उनके व्यवहार में संशोधन करके सुधार लगाया जा सकता है। अगर आपके व्यवहार में इस वाले शारीरिक पक्ष में कोई कमी है तो उसको सुधार कर संशोधन किया जा सकता है। मानसिक में, संवेगात्मक, सामाजिक में, इन सब में सुधार करके आपको एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है किन दोनों के द्वारा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन। अब दोस्तों सुनो, अगर ये क्वेश्चन में आ रहा है तो ये ऑप्शन में आएगा। कभी कभी वो कहता है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन उसने बना दिया, उसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में ये होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी इसका दूसरा नाम ये है। अगर ये नहीं होगा तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, उसके व्यवहार में सुधार किया जा सकता है, तो फिर ये होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों सीखने का आकलन। देखो इस आकलन से तात्पर्य इसमें किसी कार्य के समाप्त हो जाने के बाद आकलन किया जाता है। जैसे एक अध्यापक अपनी पूरी क्लास को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस क्लास में आने पर क्षेत्र भ्रमण के बारे में चर्चा करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है सीखने के लिए आकलन। ठीक है दोस्तों, इस आकलन में किसी कार्य की प्रक्रिया में रहते हुए उसके कुछ अंशों का
पता लगाया जाता है या यह आकलन किसी कार्य के बीच बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच में चखता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, कंपलसरी एक क्वेश्चन आने का पूरे पूरे चांस रहते हैं, कोई सा भी टेस्ट ले लो। अब सीखने का आकलन दोस्तों ये कहलाता है जब हम किसी कार्य को करते हैं और कार्य को करने के बाद जब हम कार्य समाप्त होने के बाद उसके बारे में पता लगाते हैं कि जो हमने कार्य किया उसके बारे में हमने क्या सीखा, तो वो कौन सा कहलाता है? सीखने का आकलन। आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी कार्य के समाप्त होने के बाद जो आकलन किया जाता है दोस्तों वो कौन सा कहलाता है? सीखने का आकलन कहलाता है। यानी एक अध्यापक पूरी क्लास को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाता है, इसलिए ले जाता है। एक अध्यापक पूरी क्लास को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाता है और वापस क्लास में आने पर उस क्षेत्र के भ्रमण के बारे में चर्चा करता है। यानी मैं अपनी पूरी क्लास को आगरा ताजमहल दिखाने ले जाऊं और ताजमहल दिखाने के बाद फिर वापस क्लास में आने के बाद ये पूछूं कि आपने जो ताजमहल में क्या क्या देखा, ताजमहल पर क्या क्या सीखा। तो ताजमहल पर जो देखने गए थे क्षेत्र भ्रमण वो तो खत्म हो गया, कार्य समाप्त हो गया। अब उसके बारे में हम सीखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो कौन सा कहलाता है दोस्तों? सीखने का आकलन। यानी कोई कार्य समाप्त होने के बाद जिसका आकलन किया जाता है वो दोस्तों वो कहलाता है सीखने का आकलन। सीखने के लिए आकलन, इसमें किसी आकलन में किसी कार्य की प्रक्रिया में रहते हुए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करते समय बीच में ही उसके अंशों का कुछ अंशों का पता लगा लें, वो कौन सा कहलाता है? सीखने के लिए। यानी के लिए हम सीख ही तो रहे हैं, अभी हमें पता तो नहीं है सीखने का, आपने वहां पर क्या सीखा उसका सीखने के लिए उसके आकलन किसी कार्य के बीच बीच में होता है। अगर दोस्तों यहां पर है किसी कार्य के बीच बीच में, देखो मैंने यहां पर एक बात लिखा, कार्य समाप्त होने के बाद अगर ये वाला शब्द आए तो सीखने का, कार्य के बीच बीच में ये शब्द आए तो के लिए। यानी एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच में चखता है, यानी सब बोलते आप कोई खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय आप बीच में ही चख लें तो आप सीख नहीं चुके, आप सीख रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं, यानी बीच में ही तो सीख रहे हैं। अगर ये वाला शब्द आए तो सीखने के लिए। ये ऑप्शन कई बार पूछा गया, एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच में चखता है, कौन सा आकलन कहलाता है? सीखने के लिए। एक अध्यापक अपनी पूरी क्लास को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, एएमयू भ्रमण पर ले जाती है, आगरा भ्रमण पर ले जाती है और वापस क्लास में आने पर उस क्षेत्र भ्रमण के बारे में चर्चा करती है, कौन सा आकलन? सीखने का आकलन है। अगर कार्य समाप्त होने के बाद कार्य क्वेश्चन पुटअप होने तो सीखने का, कार्य के बीच में ही पता लगाया जा रहा है कि हमने जो अभी कुछ काम किया उसको देख लिया सही हुआ नहीं गलत हुआ, तो सीखने के लिए आकलन। दोस्त कर लो, नोट कर लो दोस्तों। है वेरी वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लिया करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो देखो इस चिंतन में छात्रों के विचारों को
स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती। इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पहले से बंधा होता है। जैसे राष्ट्रपति का क्या नाम है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। एक होता दोस्तों अपसार चिंतन। देखो इस चिंतन में छात्रों के विचारों को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस चिंतन में प्रत्येक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर होते हैं। इस चिंतन को समस्या समाधान चिंतन कहते हैं। जैसे कागज का क्या उपयोग है। इंटरनेट का क्या उपयोग, समझना दोस्तों। ये दोनों हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। हर बार यहां से क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अब सारी चिंतन कौन सा होता है दोस्तों, वह चिंतन जिसका पहले से आंसर बंधा हो, यानी जिसमें विचारों को प्रकट करने की कोई मान्यता ना हो, यानी जिसमें छात्र अपने विचार चाहकर भी प्रकट नहीं कर सकता। उन्होंने जो प्रश्न दिया है उसका आंसर पहले से ही बंधा है, उसमें वो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता,
कौन सा चिंतन कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है, अभिसारी मूल्यांकन। अगर उसने पूछा भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो एक ही नाम होगा, सिंपल सा बंदा। इसमें आप अपने विचार तो प्रकट नहीं कर सकते, अपने विचार तो लगा नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट शेयर तो नहीं कर सकते। उसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? एक ही है। यानी जिस प्रश्न का सिर्फ एक ही आंसर होता है और जिसमें विचारों को प्रकट करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, वो कौन सा कहलाता? अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, इसमें छात्रों को विचार प्रकट करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। यानी इस वाले चिंतन में एक प्रश्न में एक से अधिक आंसर होते हैं और इसमें विचारों को मान्यता दी जाती है और ये समस्या समाधान केंद्रित होता है, समस्या केंद्रित होता है, समस्या समाधान चिंतन कहते हैं। कागज का क्या उपयोग है? बहुत सारे आंसर इसके, एक आंसर थोड़ी ना, मैं कुछ और लगा रहा हूं, वो कुछ और लगा रहा, तुम कुछ और लगा रहे, वो कुछ और लगा रहा, आप कुछ और लगा रहे। यानी जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं, जो समस्या समाधान चिंतन होता है, वो कौन सा कहलाता? अभिसारी चिंतन। यानी इंटरनेट का क्या उपयोग है? बहुत सारे उपयोग है। यानी जिस प्रश्न का एक से अधिक आंसर हो, अभिसारी चिंतन। जिस प्रश्न का एक ही आंसर हो, अभिसारी चिंतन। नोट कर लो, ये था दोस्तों मूल्यांकन। अभी मैं इसके क्वेश्चन लिख दूंगा पूरे चैप्टर के, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पटअप होते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। पहला, ठीक है दोस्तों, निम्न स्तर। ठीक है दोस्तों, मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मापन एवं मूल्यांकन के जनक शून्य बिंदु का अभाव किस स्तर में? मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग दोस्तों,
निदानात्मक मूल्यांकन का अर्थ उपचारात्मक मूल्यांकन का अर्थ सीखने का आकलन, संकलनात्मक मूल्यांकन, रॉस की परिभाषा, सीखने के लिए आकलन, एक लास्ट लिख देता हूं, मापन एवं मूल्यांकन के इस मापन और मूल्यांकन से दोस्तों इतने क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांस हैं। अभी एक दो और बन सकते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो मापन मूल्यांकन का चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका, फिर आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने पूछा मापन के स्तर कितने, आप बताना है। मापन का निम्न स्तर कौन सा, ये कई बार पूछेगा। मापन का उच्च स्तर, ये कई बार पूछेगा। मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शायद ये 68,500 में पूछा गया है। मापन मूल्यांकन के जनक कौन है, शून्य बिंदु का अभाव मापन के किस स्तर में पाया जाता है दोस्तों, ये बताना है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया, ये भी 2 से 3 बार पूछेगी दोस्तों, शायद पिछले यूपी टेट में आई है। मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग बताने कौन कौन सी हैं। निदानात्मक मूल्यांकन का अर्थ बताना है दोस्तों एक शब्द में, और उपचारात्मक मूल्यांकन का अर्थ बताना है। सीखने का आकलन बताना है। संकलनात्मक मूल्यांकन बताना है दोस्तों। रॉस की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट, अब की बार चांस है सुपर टेट में आने के। सीखने के लिए व्यक्ति के पक्ष बताने, और मापन मूल्यांकन के उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया, ये है दोस्तों। ये था मापन मूल्यांकन का चैप्टर दोस्तों। इससे इसका एक पार्ट मैं पहले बना चुका हूं दोस्तों, अगर आपको इसका पार्ट आपने पहले नहीं देखा हो तो मापन मूल्यांकन आप हेडिंग डाल के यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल में आराम से आपको मिल जाएगा। ये आज मैंने इसका दूसरा पार्ट बनाया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये गारंटी है दोस्तों, आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट आउट ऑफ मिलेगा, यानी 30 में 30 मिलेंगे गारंटी से। धन्यवाद दोस्तों।